सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने पूरा सफ़र तय कर लिया है। आखिरी के 2 चैप्टर बचे आई थिंक। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक टाइप का थियोरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में मैंने आपको बायो में भी बताया था, यहाँ पे भी वही चेक होने वाला है ना। एनर्जी का सोर्स है वो भी एक। तो शुरू करते हैं क्लास 9 से, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या रहती है, कंजर्व रहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वाई देन वी डू नॉट हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस, है ना। तो हमें डू वी हेयर सो मच अबाउट एनर्जी, ऐसे बोलते हैं हम कि एनर्जी ख़त्म हो गई। इफ़ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हम बोलते जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। बोलते हैं बिजली नहीं आ रही, है ना, बिजली आती ही नहीं है इस गाँव में, तो क्राइसिस होना ही नहीं चाहिए, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्स। तो हम कितनी देर तक पंखा घुमा सकते हैं, कितनी देर तक लाइट चला सकते हैं ना, हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार को तो इसको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि ना ये क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है ना, तो आती रहेगी सोर्स से। मगर ऐसा नहीं है भाइयों। दिस रीडल कैन बी सॉल्व इफ़ वी रिकॉल वट एल्स वी लर्न अबाउट एनर्जी। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अभी हमने एक चीज़ एनर्जी के बारे में पढ़ी थी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, है ना। वहाँ से भी चीज़ आएगी, ठीक है। मैं अब चाहता नहीं हूँ अभी चीज़ रिवील करना, क्योंकि इनके तरीके से चलते हैं। एनर्जी कम इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर, ठीक है। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में आती है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ना। हम ऐसे नहीं बोले एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, एनर्जी कन्वर्ट हुई है। For example, if we drop a plate from a height, the potential energy of plate is converted mostly to sound energy when it hit the ground, है ना। प्लेट टूटने की आवाज़ आती है, वो ऊपर से नीचे गिरने में पोटेंशियल एनर्जी जो लगी है वो होती है। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ, इफ़ वी लाइट अ कैंडल द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग। तो अगर हम कैंडल को लाइट करते हैं तो ये प्रोसेस कैसा है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसे कहते हैं जहाँ पे हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। मोमबत्ती जला रहे तो हीट तो होगी, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से तो सो दैट द केमिकल एनर्जी ऑफ वैक्स इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो वैक्स से जो केमिकल एनर्जी बनी है वो हीट प्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वाई अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी बर्न अ कैंडल, सॉरी व्हाट अदर प्रोडक्ट्स, तो क्या दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, बताओ। एशेज़ मिलते हैं एक, तो वो जो थ्रेड होती है, और साथ में वैक्स जो होता है वो मेल्ट हो जाता है ना। द टोटल और आसपास के एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आते हैं। द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग कैंडल अगेन। तो टोटल एनर्जी जो है फिजिकल केमिकल की वो सेम रहती है। ऐसा होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। जैसे अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक की बात करें, तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे गिर रहा होता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक बढ़ जाती है, तो टोटल एनर्जी होती है वो, है ना। तो अगर हम कैंडल की बात दोबारा से करें, कैन बी समहाउ पुट टुगेदर द हीट एंड लाइट जनरेटेड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन टू गेट बैक टू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ दैट। तो बोल रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये हीट और लाइट जो जनरेट हुई उसको वापस ले लें, और हम जो प्रोडक्ट थे हमारे केमिकल रिएक्शन से पहले वो कैंडल के वापस कर दें। तो लेट अस कंसीडर एग्जांपल। मान लो कि हमने 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया विच इज़ टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी गर्म था, ठीक है। एंड लीव इट इन द रूम वेयर द टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर इतना ही होता है ना। अगर तुम्हारे घर में एसी होगा तो पता होगा, या फिर एसी पे 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, जिससे कि टेम्परेचर जो रहे ठंडा सा रहे, मतलब नॉर्मल रहे, गर्मी ना लगे, है ना।
तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है, 75 डिग्री पे पानी है, क्या होगा? इज़ देयर एनी वे टू कलेक्ट ऑल हीट लूज इन द इन्वायरमेंट एंड मेकिंग द वाटर हॉट वंस अगेन, जो कूल डाउन हो गया? तो होता क्या, गर्म पानी तुम करते हो सर्दियों में, है ना, फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद पानी वो टेम्परेचर कम हो जाता है ना, ये गर्म नहीं रहता वो पानी, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो अब क्या कोई तरीका है कि आसपास जो गर्मी गई है वो वापस से पानी के अंदर चले जाए? ठीक है, ये तुम्हारे दिमाग को खोलने के लिए सवाल आ रहे हैं। इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसीडर वी विल सी दैट एनर्जी इज यूज इन यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इज लेस यूजेबल फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एनर्जी क्राइसिस समझ में आएगा। हेंस सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज डू नॉट वर्क इन कंज्यूम एंड कैन नॉट बी यूज अगेन। कितनी अच्छी बात बोली है। बोल रहे हैं कि आपकी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ठीक है, मगर एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो फॉर्म जो होता है वो यूजेबल फॉर्म से लेस यूजेबल फॉर्म होता है, इसलिए दिक्कत आती है। ठीक है, अभी मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बता रहा था। तो बल्ब जब जलता है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में हो रही है? हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है, हीट और लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है ना। तो यहाँ पे तो हम एनर्जी का यूज़ कर पा रहे हैं, मगर अक्सर क्या होता है, एनर्जी मोर यूजेबल फॉर्म से लेस यूजेबल फॉर्म में हो जाती है, जिस वजह से हम कहेंगे कि एनर्जी को क्राइसिस आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा चक्कर। जब पूछा जाएगा एनर्जी का क्राइसिस क्यों होता है, एनर्जी की कमी क्यों पड़ती है जब क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती वो, तो कारण ये होगा कि मोर यूजेबल फॉर्म से वो लेस यूजेबल फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, अपने सराउंडिंग्स में चले जाती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी का गुड सोर्स क्या है, कहाँ से आएगी एनर्जी हमारे पास? तो व्हाट कैन देन बी कंसिडर एज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? इन डेली लाइफ वी यूज़ एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्स। ठीक है, तो जैसे डीजल यूज़ होता है हमारी ट्रेन चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अवर स्ट्रीम, है ना, हम बिजली के खंभे होते हैं तो वहाँ से बिजली आती है और हमारे स्ट्रीट लाइट जल देते हैं, और हम एनर्जी का यूज़ करते हैं अपनी साइकिल चलाने में, है ना, घर स्कूल जाने में, मसल्स का, ये दौड़ के भी जाते हैं तो मसल्स का यूज़ हो रहा है, जो हमारे मसल्स में जो एनर्जी है उसका यूज़ हो रहा है स्कूल जाने के लिए, भाई खाना खा के रिफ्यूल होता है ना। द मस्कुलर एनर्जी टू कैरी आउट फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेस, केमिकल एनर्जी फॉर कुकिंग, है ना, आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारी मस्कुलर एनर्जी, फिजिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सारे जो हैं एनर्जी के फॉर्म हैं। वी डू नॉट नो हाउ वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म। हम हमें पता नहीं है कि हमारे आसपास जो एनर्जी के सोर्स हैं उनको यूजेबल फॉर्म में कैसे लाया जाए। देखो, तुम यहाँ पे एक 10वीं के छात्र होने के हिसाब से अगर सोचो, तो तुम्हारे आसपास जो एनर्जी के सोर्सेज हैं ना, जो वेस्ट चले जाते हैं, तो तुम भी क्या कर सकते हो, हमारी दुनिया में बदलाव ला सकते हो। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सूरज है, सूरज की गर्मी आती थी, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, मतलब ये एनर्जी वेस्ट होती थी, मगर जब से सोलर सेल, सोलर पैनल का यूज़ हुआ तो सूरज की गर्मी से एनर्जी बनाई गई। सूरज की गर्मी से घरों में कुकिंग हुई, घरों में तो छोड़ो, बड़ी बड़ी जगहों में कुकिंग हुई, सोलर फर्नेस बनते हैं। तो देख रहे हो, यहाँ पे सोलर एनर्जी का जब यूज़ लोगों को पता चला, देखो फ्री है सोलर एनर्जी, हर बार सूरज अपनी गर्मी देता है, तो देखो कितना फ़ायदा हुआ, है ना। अगर तुम्हारे पास भी कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताएं। अब ये आइडिया किसको बताएं? तो शुरुआत अपने टीचर से करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, आगे लोगों को बताएं, आगे साइंटिस्ट को सेंड करें, है ना, तब जाके होगा। और ऐसा नहीं है कि मिलना मुश्किल है, टीचर भी सपोर्ट करते हैं अगर तुम्हारा आइडिया तगड़ा है तो। इवन टीचर का भी नाम रोशन होता है।
ठीक है, अगर तुमने कोई ऐसी एनर्जी जो वेस्ट जा रही थी, तुमने उसका यूज़ करके कोई चीज़ बनाना सिखा दिया ना लोगों को, तो मज़ा आ जाएगा। एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ। पानी पानी बहता रहता था, जब ऊपर से आता, हिमालय से आता था, और पानी चल रहा है भाई। पानी को एनर्जी वो कौन दे रहा है, एनर्जी कौन दे रहा है? पोटेंशियल मिल रखी है, तो वो पानी की लहरें आती है तेज तेज, क्यों ना उन लहरों का यूज़ करके फिजिकल वर्क करवाएं। तो उन्होंने क्या करा, टरबाइन बना दिया। टरबाइन से क्या होता है, मोटर, मतलब एक घूमने वाली मोटर बना दी। पानी की लहरें जैसे ही पड़ेंगी मोटर घूमेगी, और एक बार मोटर घूम गई तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। तुमने जनरेटर का कॉन्सेप्ट तो पढ़ रखा होगा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाते हैं, तो यही होता है। डैम बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। ये तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि तुम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मगर सन से एनर्जी निकालने वाला एकदम सेफ़ और बायो फ्रेंडली है ना। ये ऐसे कोई ढूंढो अपने आसपास, अगर कोई आसपास भी ढूंढो, और भी कुछ सोच सकते हो कि कहीं अंतरिक्ष से एनर्जी आ रही हो, ऐसा कुछ है ना। अभी मेरे को तो इतना नहीं पता, हमारा दिमाग कन्फाइंड हो चुका है, क्योंकि हम पढ़ते हैं रटने वाली चीज़ें, है ना। इस वजह से बच्चों को, कुछ ही बच्चे बचते हैं जिनमें सोचने की क्षमता रहती है ना। हमारा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है ख़त्म पूरा हो गया, मगर स्टिल हम भी सोचते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। After going through the two activities above, we can see that the particular source of energy or fuel we select for performing some work depend on many different factors. For example, while selecting a fuel, we would ask ourselves the following question. ठीक है, तो जब भी तुम एक फ्यूल सेलेक्ट करोगे, फ्यूल किसे कहोगे, ईंधन कहते हैं हिंदी में। सेलेक्ट करोगे तो 3 सवाल अपने आप से पूछोगे। कितनी हीट चाहिए होगी उसको बर्न करने में, क्या ये स्मोक प्रोड्यूस करेगा, क्या ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ 3 मोर रिलेवेंट क्वेश्चन टू आस्क। ये और कोई सवाल हो सकते हैं, कितनी हीट, कितनी स्मोक, क्या आसानी से मिल जाएगा। हाँ, यही सारे सवाल हैं, और भी होंगे, मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहे। गिव द रेंज ऑफ फ्यूल्स वी हैव टुडे, व्हाट आर द फैक्टर वुड, हाँ कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, कुछ कुछ ज़्यादा आ रहा है। वुड लिमिट अवर चॉइस व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलर टास्क लाइक कुकिंग। तो कुछ चीज़ें कुकिंग के टाइम पे, पर्टिकुलर टास्क के टाइम पे हमारी चॉइसेस लिमिट हो जाती हैं, और या रूम हीटर के टाइम पे अलग हो जाती हैं। तो वी देन से दैट द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास करना चाहिए, है ना। यानी अगर कम इस्तेमाल करें तब भी ज़्यादा अमाउंट दें, ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारा इस्तेमाल करना। बहुत सारा इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, दूसरा है कैन बी इजीली एसेसिबल, आसानी से मिल जाए। ठीक है, कोयला सोच के चलो, समझ में आ जाएगा। तुम्हें कुछ चीज़ चलानी होती है, जैसे प्रेस चलाना, वो देखते होगे प्रेस करने वाले कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं उनको पता होगा, यहाँ पे हेलीकॉप्टर आता रहता है ना। तो फिर से हेलीकॉप्टर आया था। मैं बोल रहा था कि जैसे कोयला है, कोयले के 8-10 पीस लगाने पड़ते हैं, 10-12 पीस लगाने पड़ते हैं एक अच्छी आग जलाने के लिए, जिससे कि प्रेस हो जाए कपड़े, है ना। तुमने प्रेस वालों को देखा होगा जो इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा पड़ गई, है ना। तो बोलते हैं वर्क पर यूनिट वॉल्यूम मास जो है कम है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा कोयला लग रहा है। ईज़िली एसेसिबल है, ठीक है, भले ही कोयला बनने में बहुत साल लगते हैं, है ना, मगर मार्केट में मिल जाएगा। ईज़ी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, कोयला ले जाना, एक बोरी लाते हैं हमारे यहाँ पे जो प्रेस करने वाले हैं, भर के कोयला लाते हैं। परहैप्स मोस्टली इम्पॉर्टेंट बी इकोनॉमिकल, ठीक है, हाँ, चीप होना चाहिए। सस्ती चीज़ें ही हमें पसंद है, इसलिए तो लोग एलपीजी से अच्छा घर पे क्या करते हैं, लकड़ियाँ जला के खाना बनाते हैं। गाँव में तो यही चलता है।
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, जो कि मैं चैप्टर शुरू होने से पहले बोला था। एशियन टाइम पे क्या होता था, वुड जो थे ज़्यादा यूज़ होते थे, है ना, लकड़ियों से हीट एनर्जी मिलती थी, और द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वाज आल्सो यूज़फुल फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, जिस वाटर का, अच्छा तुम देखो कितनी अच्छी बात हो गई, एक और तरीका मिल गया विंड का यूज़ करना, है ना। अभी मैंने तुम्हें वाटर का बताया था, विंड मिल होता है ना, पंखा जैसा होता है, वो हवा तेज़ चलती है जहाँ पे वहाँ लगा देते हैं, जैसे ही पंखा घूमता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर तुम किसी भी चीज़ को घुमा सकते हो ना, ये सोचो सिंपल तरीके से, किसी भी चीज़ को अगर तुम घुमा सकते हो बिना इंसानी हाथ पैर लगाए, और वो नेचर की फ्रीली हेल्प से होना चाहिए और नेचर को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब तुम्हें एक नया सोर्स मिल गया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दिस यूजफुल, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, इंडस्ट्री आगे क्यों बढ़ी, क्योंकि कोल जो था लिमिटेड था, कोयला लिमिटेड था। तो जब कोयले को ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तब दिक्कत आ गई। अब लोगों को दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या करें, कि हम और कोई तरीका बताओ। तो इंडस्ट्रियल इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लेड टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर द वर्ल्ड, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम जैसे तुम देखते हो गाँव में कम फैक्ट्री वगैरह हैं, मतलब गाँव में बड़ी फैक्ट्री होती है, बेकार फैक्ट्री होती है ना। मगर तुम अर्बन एरियाज़ में, जैसे हम दिल्ली की बात करें, कितना डेवलप्ड सिटी है ना, तो डेवलपमेंट को बढ़ाने वाली चीज़ को कहेंगे हम रिवोल्यूशन हुआ है। तो इससे हमारी लाइफ बेटर होती है। इट हैज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ट्रमेंडियस रेट, तो ग्लोबल एनर्जी को भी बढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया है। द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी वॉज लार्जली मेड बाय फॉसिल फ्यूल्स, तो अब एनर्जी की डिमांड चाहिए थी, और कौन देने वाला था, कोल और पेट्रोलियम देने वाले थे। और अवर टेक्नोलॉजी वर ऑल्सो डेवलप फॉर यूजिंग दिस एनर्जी सोर्स, और हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप थी कि हम इनको यूज़ कर सकें। बट दीज फ्यूल्स वर फाउंड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ये दिक्कत आ गई। ठीक है, कोयला 4 दिन में नहीं बनता, 4,000 साल में बनता है, 4,000 साल में बनता है ना। बट दीज फ्यूल्स वर फाउंड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, 4,000 भी कम बोल दिया, है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि 40 लाख, ऐसे करके बताएं क्या क्या है, मतलब बहुत मुश्किल। तो द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो वी नीड टू कंजर्व देम। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, सो वी हमें उनको संभाल बचाना होगा। वी इफ़ वी कंटिन्यू टू कंज्यूम दिस सोर्सेज अलार्मिंग रेट तक, वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू अवॉइड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वी एक्सप्लोर। ठीक है, अगर हम ज़्यादा ही हद में इस्तेमाल करते रहें तो दिक्कत आ सकती है ना। तुम ज़्यादा ही पानी इस्तेमाल कर लो, फिर अगले दिन घर में पानी ना आए, टंकी खाली है, तो समझ में कितनी हालत ख़राब होगी। तब वहाँ पे तुम्हें अकल आएगी कि हमें बचा के चलना चाहिए था। यही चीज़ है, उस अलार्मिंग रेट तक ना पहुँचे, हमें अवॉइड करना होगा या कोई और एनर्जी का सोर्स यूज़ करना होगा। मगर हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आज तक भी फॉसिल फ्यूल्स पे। ठीक है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। देखो टेबल देखो, पाई चार्ट शो कर रहे हैं कि एनर्जी हम रिक्वायरमेंट इंडिया में क्या है। कोल का देख रहे हो तुम, आधे से ज़्यादा कोल ने ले लिया, पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने भी ले रखा है, हाइड्रो जो है कम है, न्यूक्लियर उससे कम है, विंड जो है सबसे कम है। ठीक है, अगर हम सोलर की बात करें, यहाँ पे अगर सोलर डाल दें, क्योंकि देखो सोलर एनर्जी मिल पाना किस पे डिपेंड करता है, एक तो वेदर है चलो, है ना, मगर फिर भी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मिलता है। अगर मैं बोलूँ सूरज की रोशनी कहाँ पड़ती है, तो भाई हर जगह पड़ती है, बहुत तेज़ पड़ती है दिल्ली में, तो है ना। तो हमारे एरिया पे होगा, मान लो एक पूरा एरिया हमने सोलर पैनल बना दिया, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा धूप पड़ेगी उस पर, है ना। तो देखो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। मगर हम लार्जली किस पे डिपेंडेंट है, कोल और पेट्रोलियम पे। ये बड़ी दिक्कत की बात है। कहाँ से आता है ये जगह हैं बहुत सारी, दूसरे देश से मंगवाते हैं, ऐसे ही करके चलती है इकोनॉमी हमारे देश की, दूसरे देश की भी, है ना। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैव अदर डिसएडवांटेजेस टू, तो इतना ही नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगी, और भी दिक्कतें हैं।
हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि एयर पॉल्यूशन कोल पेट्रोलियम के बर्न होने से होता है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज होती हैं एयर में, है ना, जिससे एसिडिक ऑक्साइड और एसिड रेन बनाती हैं। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन वी कॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो देखो हर एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो होती है ऐसे कोल पेट्रोलियम में। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो हमारे धरती पे टेम्परेचर राइज करने का काम करेगी। ठीक है, थिंक it over. How would you live your life change if we could not no longer get electricity supply? बताओ क्या होगा अगर तुम्हें बिजली ना मिले तो? ना घर पे वाईफाई चलेगा, ना घर पे एसी, ना घर पे टीवी चलेगा, ना फ़ोन होगा चार्ज। क्या करोगे? गांव में ऐसी हालत हुआ करते हैं। ठीक है, हम कितना डिपेंडेंट हो गए हैं चीज़ों पे, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तुम ऐसे मत सोचना कि कोई बात नहीं भाई, बिजली नहीं आए तो फ़ोन चला लेंगे। फ़ोन भी तो भाई चार्जिंग होता है ना। तो कितने समय तक चला पाओगे? फिर तुम्हें अकल आएगी कि भाई अब वो 80% चार्ज है, 80 दिन तक चलाना होगा, एक एक लेंगे डेली, धीरे धीरे देखेंगे। ऐसे करके नहीं भाई, तब पता चलता है जब चीज़ों की कमी होती है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल इन कंट्री इज़ वन ऑफ द पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ ऑफ कंट्री। ठीक है, तो कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है हर एक इंडिविजुअल को, एक कंट्री में, ये ग्रोथ का पैरामीटर है। द पॉल्यूशन caused by burning fossil fuel can be somewhat reduced by increasing the efficiency of combustion process and using various techniques to reduce the escape of harmful gases। तो देखो पॉल्यूशन को रोका जा सकता है कि क्या करके कि कंबशन प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ा के। एफिशिएंसी मतलब आउटपुट। देखो तुमने जलाया कोल, अब तुम कोयला जलाते हो और तुम चले जाते हो, फिर क्या करते हो? मैं गांव की बात बता रहा हूँ। मान लो तुमने चूल्हा जलाया, ठीक है, चूल्हा कहते हैं लकड़ी जला के, वो जला के तुम चले गए, फिर तुमने दाल बनाने के लिए सामान रखा, पानी डाला, तभी भी लकड़ी जल रही है, फिर जाके तुमने रखा अपना कंटेनर उसके ऊपर। तो वो जो देख रहे हो एफिशिएंसी ख़त्म हो गई। अब मान लो एक चैम्बर होता जिसको गर्म कर देते, एयर को स्केप नहीं करने देते, हार्मफुल गैसेस को संभाल के रखते, है ना, जिससे इन्वायरमेंट भी बुरा ना हो। तो इस सब में क्या होता है, एक तो एफिशिएंसी हाई होगी, कोई हीट स्केप नहीं हो पाई, दूसरा एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा कुछ हद तक। बिसाइड बीइंग यूज डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पज, गैसेज एंड स्टोव व्हीकल्स, डू वी यूज नो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाँ, देखो तुम्हें लगता होगा बिजली आती है घरों में, कैसे आती है भाई? फॉसिल फ्यूल से। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, फॉसिल फ्यूल से होती है। तो सोच रहे हो, अभी तो तुम बोलोगे घरों में चूल्हा जलाना यही काम होता है क्या? ये तो हम करते नहीं हैं। मगर कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके तुम्हारे घरों में जो बिजली आती है वो इसी से आती है। लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट अवर ओन स्मॉल प्लांट इन द क्लास एंड सी वट इनटू प्रोसीजर योर फेवर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से देखो मॉडल बनाया हुआ है। अब मैं यहीं तक थर्मल पावर प्लांट को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यहीं तक बताऊंगा। देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर कुकर को गर्म करा, तो उससे स्टीम निकली। स्टीम से क्या हुआ, टेनिस बॉल जो है, टेनिस बॉल है, उसमें ब्लेड लगा रखे हैं, घूमी वो। अब टेनिस बॉल घूमेगी, डायनामो लगा है। डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी अगर तुमने एक फेमस एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि बच्चा साइकिल चला रहा होता है और जितना तेज़ साइकिल चलाता है उतना ज़्यादा बल्ब जलता है। तो वो डायनामो की वजह से, साइकिल के पैडल पे डायनामो लगा था, जैसे कि जितना घूमेगा उतना बल्ब जलेगा। तो वैसा ही यहाँ पे टेनिस बॉल जितना तेज़ घूमेगा उतना बढ़िया बल्ब जलेगा। यहाँ पे बल्ब भी जो है लो वाट का होगा क्योंकि टेनिस बॉल हल्का घूमता है ना। तो इस तरह से हमने हीट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया। सोच रहे हो, मान लो कि हमारे हीट एनर्जी का यूज़ कर सके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में। अभी तो पता है क्या, हीट या साउंड का भी यूज़ हो सकता है। बहुत कुछ सोचा जा सकता है अगर तुम इस चैप्टर को या अपने सोचने की क्षमता को बढ़ा दो, है ना। तो क्या हुआ, दिस इज़ अवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, द सिंपलेस्ट टर्बाइन बनाया हमने। ठीक है,
और रोटर ब्लेड होती है, लगा रखी है हमने टेनिस बॉल पे, मूविंग फ्लूइड एक्शन ऑन द ब्लेड टू स्पिन देम, और एनर्जी रोटर पे जाएगी, ठीक है। Thus we can see the basically we need to move the fan or the rotor blade with speed which would turn the shaft of the dynamo and convert the mechanical energy। जो डायनामो की शाफ्ट है वो भी घूम जाए। तुम्हें पता होगा जनरेटर का काम है ना, हमने उसमें देखा भी था इलेक्ट्रिसिटी वाले में, तो वही चीज़ है, वहाँ पे शाफ्ट घूमता है जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो यहाँ पे द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द वेरियस वेज इन विच इट दिस कैन बी डन डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। वी विल सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज of the energy can harness to run the turbine and generate electricity in the following session, ठीक है। हम देखने वाले हैं अभी 14.2.2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मगर हम क्या देखने वाले हैं आगे कि कैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो हार्नेस होते हैं यूजिंग टर्बाइन और जनरेट को से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ठीक है। तो होप आपको इस चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और तुम्हारे दिमाग में कुछ सोचने के तरीके भी आ रहे होंगे, है ना। आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उनको नोट कर लो कॉपी में और इधर उधर डिस्कस करो टीचरों से या अपने फेलो क्लासमेट से। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पार्ट 1 था ये। चलिए।